कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य में स्कूल संचालन को लेकर नई गाइडलाइन जारी। बच्चों और शिक्षकों के लिए मास्क अनिवार्य। राज्य में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना जारी। पहले चरण के लिए 39,000 से अधिक उम्मीदवारों ने किया नामांकन। जमशेदपुर में आयोजित इफ्तार पार्टी में राज्य के कई मंत्री भी हुए शामिल। दिखी गंगा जमुनी तहजीब की तस्वीर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे। यह इस प्रतिष्ठित संवाद का 7वां संस्करण होगा। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन इस संवाद में मुख्य अतिथि होंगी। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन वार्ता में मुख्य अतिथि होंगी। रायसीना डायलॉग 2022 में टेरानोवा जोशीला, अधीर और जोखिमग्रस्त स्थितियों की थीम पर सभी प्रारूपों में पैनल चर्चा और बातचीत होगी। इनके अंतर्गत 6 विषयों पर व्यापक चर्चा होगी, जिसमें लोकतंत्र पर पुनर्विचार, बहुपक्षवाद का अंत, वाटर कॉकस, हरित संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल है। 3 दिन तक चलने वाले रायसीना डायलॉग में लगभग 100 सत्र होंगे। इनमें 90 से अधिक देशों और बहुपक्षीय संगठनों के 210 से अधिक वक्ता अपने विचार रखेंगे। इस आयोजन में अलग अलग देशों के कई पूर्व प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी भाग लेंगे। 2016 में शुरू हुआ रायसीना डायलॉग एक बहुआयामी सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के सामने सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सम्मेलन की मेजबानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन विदेश मंत्रालय के सहयोग से करता है। नौसेना कमांडरों का 4 दिन का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर नौसेना कमांडरों के साथ बातचीत करेंगे। मामलों पर चर्चा करेंगे और सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारियों से बातचीत होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर नौसेना कमांडरों के साथ संवाद करेंगे। थल सेना और वायुसेना के प्रमुख भी तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बनाने के लिए नौसेना कमांडरों के साथ मुलाकात करेंगे। सम्मेलन में तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और तैयारियों पर भी चर्चा होगी। नौसेना प्रमुख अन्य नौसैन्य अधिकारियों के साथ पिछले 6 महीनों के दौरान हुए प्रमुख अभियानों, साजो सामान, मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करेंगे। सम्मेलन में भविष्य के महत्वपूर्ण अभियानों और पहलों पर भी विचार विमर्श होगा। सम्मेलन में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष से उभरे सुरक्षा परिदृश्य और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों पर भी चर्चा होगी। देश में कोविड के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 2541 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। स्कूलों में फिर से बच्चों और शिक्षकों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने आवासीय स्कूलों में विशेष कैंप लगाकर कोविड जांच करने का निर्देश दिया है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश भर में अब तक 1,87,71,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 3,64,000 से अधिक टीके की डोज दी गई। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय आज से किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान आयोजित कर रहा है। इस महीने की 30 तारीख तक चलने वाले इस अभियान का आयोजन अन्य मंत्रालय और विभागों के सहयोग से आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया जा रहा है। अमृत महोत्सव के अंतर्गत अन्य मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से 30 अप्रैल तक चलेगा। कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग हर कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि मेला और प्राकृतिक खेती पर क्षेत्र प्रदर्शनी का आयोजन करेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सामान्य सेवा केंद्र के जरिए फसल बीमा पर देशव्यापी कार्यशाला का उद्घाटन भी करेंगे। नीति आयोग आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अभिनव कृषि पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा।
कृषि और प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में हितधारक हिस्सा लेंगे। प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देना, मृदा स्वास्थ्य बहाली और जलवायु परिवर्तन संतुलन में इसकी भूमिका से संबंधित प्रमुख क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पुरुषोत्तम रूपाला, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत तथा नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, आयोग के सदस्य डॉक्टर रमेश चंद्र और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत कार्यशाला को संबोधित करेंगे। प्राकृतिक कृषि पद्धतियां खाद्य और कृषि संगठन द्वारा समर्थित कृषि पारिस्थितिकी के सिद्धांतों के अनुरूप है। ये पर्यावरण पर रासायनिक कृषि के दुष्प्रभाव को कम करते हुए किसानों की आजीविका बढ़ाने के व्यावहारिक समाधान देती है। सरायकेला खरसावां जिले के रायजमा गांव हल्दी की खेती के जरिए आत्मनिर्भर बन रहा है। यहां की महिलाएं हल्दी की खेती कर आर्थिक रूप से समृद्ध हो रही हैं। ये तस्वीर है सरायकेला खरसावां के रायजामा विलेज की, जहां से आपके जो थालियों का जायका है वो स्वादिष्ट बनता है और उसमें इस हल्दी की बहुत बड़ी भूमिका है। इस गांव की जो ये महिलाएं आप देख रहे हैं और जो पुरुष देख रहे हैं, ये हल्दी के उत्पादन में पिछले कई दशकों से जुड़े हुए हैं और इनके जो वो हाथ है और इनके जो ये उत्पादन है, इसको एक बड़ा मंच दिया है और किस तरीके से ये मंच के जरिए इनका काया हो रहा है और इस गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये हल्दी का जो उत्पादन होता है, उसके बाद इसके हैं और फिर उसे सुखाने के बाद इस तरह के हंडियों में कूटते हैं। क्या करते हैं आप? इसमें हम लोग उबालने के बाद इसमें हम लोग कूटते हैं। कूटने के बाद हम लोग इसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद इसको फिर मशीन में पेस्ट करके पाउडर बना के बेचते हैं। तो देखिए, कुटाने के बाद ये इस तरीके से तैयार होता है ये हल्दी, और उसके बाद आप जो महिलाओं को यहाँ पर देख रहे हैं, उसके बाद ये मशीन में बकायदा जाता है और उसके बाद उसकी पिसाई होती है और उसके बाद यहाँ की जो महिलाएं हैं उसे इस तरह से पैक करती हैं और उसके बाद ये आपके घरों तक पहुँचता है। किस तरीके से आप इसे पैक करती हैं और पूरा साफ सुथरा का ख्याल रखती हैं? जी हाँ, तरह मतलब मन का देखा ना। इसमें हम लोग हर साल हल्दी की खेती करते हैं और हम लोग मतलब हल्दी ऑर्गेनिक हम लोग करते हैं। इसमें रासायनिक वगैरह कुछ यूज नहीं करते हैं और हम लोग इसको बेचते हैं। सबसे पहले तो घर लाते हैं हल्दी को गोड़ा से, उसके बाद घर से आकर उबालते हैं। उबालने के बाद फिर इसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद फिर कूटते हैं ढेकी में, कूट करके उसके बाद बाजार ले जाते हैं। और हम लोग का एसएजी जो है, जैसे आजीविका से बढ़ावा, इसमें जैसे पीजी सब स्मार्ट मार्क हो गया, इसमें हम लोग बेचते हैं। तो क्या अब अच्छा पैसा मिल जाता है आप लोग को? हाँ, मिलता है। हम लोग का प्लस मार्क है, मार्केटिंग के हिसाब से पैसा मिलता है हम लोग का। तो महीने में कितना कमा लेती है? महीने में अभी हम लोग पहले तो 2-4 पहले हम लोग 5-6 हज़ार कमाते थे, अभी 10-12 हज़ार कमा लेते हैं महीना। देखिए, इस तरीके से जब ट्राइफेड और प्लास ब्रांड जैसे मार्केट की दुकानें यहाँ पर पहुंची तो इन लोगों को घर में ही बाजार मिला और उसके बाद इनकी आमदनी करीब दोगुनी हो गई। तो ये जो एक प्रयास है कि किस तरीके से जो वनोपज है, ग्रामीण इलाकों में जो चीजें शुद्ध तरीके से पैदा होती है, उन्हें जो पहले औने पौने दाम में बिचौलियों के जरिए मार्केट में पहुंचता था और इन्हें उसका वाजिब दाम नहीं मिलता था, अब इस तरह का प्रयास किया गया है कि इन्हें इनका वाजिब दाम मिले। इस वजह से ये जो गांव है अब खुशहाली की ओर अग्रसर हो गया है और यहाँ की महिलाएं और पुरुष आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। अपने सहयोगी राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, सरायकेला। राज्य में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस चरण में कुल 19 जिलों में 72 प्रखंडों में 1047 ग्राम पंचायतों में चुनाव होगा। तीसरे चरण में कल से 2 मई तक प्रत्याशी नामांकन दाखिला कर सकेंगे। उधर पहले चरण में 39,000 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें महिला प्रत्याशियों की संख्या 23,000 से अधिक है। राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां भी तेज दिखाई पड़ रही हैं। दुमका जिले में पहले चरण में जिन 4 प्रखंडों सिकारीपाड़ा, काठीकुड, गोपीकांदर और रामगढ़ में मतदान होना है, वे सभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। इसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। चिन्हित कर लिया गया है कि जितने बूथ होंगे, जो सेंसिटिव बूथ्स हैं और नॉर्मल बूथ्स हैं, उनको भी चिन्हित कर लिया गया है। आने वाला समय में जितने फोर्स का भी डिमांड है, बाहर से भी फोर्स आएगी, जिसमें कि पैरामिलिट्री और फिर जैब के और अलग से SIRB की भी फोर्स भी तैनात की जाएगी
और सभी जो कोड ऑफ कंडक्ट जो लागू हो गया है तो सभी पदाधिकारी और सभी कर्मी को इस संबंध में दिशा निर्देश दे दी गई है। रमजान का पाक महीना चल रहा है, ऐसे में जगह जगह इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में कल शाम आयोजित इफ्तार पार्टी में गंगा जमुनी तहजीब की तस्वीर देखने को मिली। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित मुस्लिम लाइब्रेरी परिसर में आयोजित इफ्तार पार्टी में विभिन्न धर्मों के लोगों के अलावा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, परिवहन मंत्री चंपई सोरेन और खेल मंत्री हफीजुल हसन भी शामिल हुए। इस मौके पर बन्ना गुप्ता ने कहा कि अनेकता में एकता जमशेदपुर की खूबसूरती है। और आज का ये दिन जो है, ये दिन पाक रमजान का महीना है और इस महीना में सभी लोग एक दूसरे के साथ मिल बैठ के अफ्तारी करते हैं। ईद में हमारे हिंदू भाई मुस्लिम भाई के यहाँ जाते हैं, सेवइयाँ खाते हैं और हमारे हिंदू भाई दिवाली में आते हैं, मुस्लिम भाई दिवाली में आते हैं और ये एक कौमी जो है गंगा जमुनी तहजीब है। खेल मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि भारत में गंगा जमुनी तहजीब कायम रखने में ऐसे आयोजन की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इस परंपरा को हमें आगे बढ़ाना है। जो बना है, जो यहाँ मिट्टी है, जो यहाँ पानी है, यहाँ इतिहास है, वो बहुत मिठास है। यहाँ सब मिलजुल के रहे हैं। यहाँ एक से एक उदाहरण है मुस्लिम हिंदू एकता का। तो इसको तोड़ने की कुछ कोशिश करते हैं, कुछ मकाम में आ गए हैं, लेकिन फिर सही जगह सब आ रहे हैं। मुस्लिम लाइब्रेरी में वर्षों से इफ्तार पार्टी का आयोजन होता आ रहा है। कोरोना काल में 2 साल तक इस पर विराम लगा रहा। इसका उद्देश्य आपसी सौहार्द और भाईचारा बनाए रखना है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। देवघर जिले में आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिजली, पानी समेत अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकाला, जिसमें विधायक रणधीर सिंह, नारायण दास और राज सिन्हा भी शामिल हुए। पूरी तरह से व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी है और आज भ्रष्टाचार चरम पर है। पूरे देवघर जिला में बिजली की स्थिति ब्लैक आउट हो गई है। पूरे आप देख रहे हैं देवघर सहित पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिजली की स्थिति हाहाकार मचा हुआ है। आम जनता को मुश्किल से 5 घंटा बिजली नहीं मिल पा रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी रघुवर जी की सरकार में जनता को 22 घंटा बिजली मिल रही थी। जिस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार की गंगोत्री इस प्रदेश में बहाने का काम किया है, यहाँ की जनता आम आवाम त्रस्त है। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के आदेश के अनुसार पूरे राज्य में ये कार्यक्रम तय किया गया है, जो लगातार हर जिला में होगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल शाम बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन किया। देश भर के 200 विश्वविद्यालयों से 4000 से अधिक खिलाड़ी 10 दिन तक चलने वाली स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण की शुरुआत हो गई है। रविवार को बेंगलुरु में देश की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता का औपचारिक आगाज रंगारंग समारोह के साथ हुआ। उद्घाटन समारोह में कर्नाटक की कला और संस्कृति की शानदार झलक देखने को मिली। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश के युवाओं को खेलों को अपनी दिनचर्या का अहम हिस्सा बनाना चाहिए और कोई भी एक खेल जरूर खेलना चाहिए। I only appeal to all the youngsters across the country, college, university students, to make sports as part of their life, so that you can lead a meaningful life. Doing some exercise, playing some game of your choice will make you physically fit and mentally alert. इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि इन खेलों में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों में से ही कई खिलाड़ी आगे चलकर देश का नाम रोशन करेंगे। आप में से ही कई खिलाड़ी निकलेंगे जो आगे राज्य स्तर पर खेलेंगे। आप में से कई युवा आगे इंटरनेशनल लेवल पर देश को रिप्रेजेंट करेंगे। स्पोर्ट्स फील्ड का आपका यह अनुभव आपको
लाइफ की हर फील्ड में हेल्प करेगा। स्पोर्ट्स सच्चे अर्थ में जीवन का सच्चा सपोर्ट सिस्टम है। जो शक्ति, जो सीख आपको स्पोर्ट्स में आगे ले जाती है, वही आपको जीवन में भी आगे ले जाती है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उम्मीद जताई कि पिछले संस्करण की तरह इस संस्करण में भी कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी निकलकर सामने आएंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। हमने देखा पिछली बार जो इन खेलों में खेले थे उनमें से बहुत सारे खिलाड़ी जिनको देश के लिए खेलने का अवसर मिला है, इस बार के भी यूनिवर्सिटी गेम्स में जो बेंगलुरु में खेलने आए हैं, आने वाली जो भविष्य की एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम और ओलंपिक गेम्स होंगी, उनमें इनमें से बहुत सारे खिलाड़ियों को आप भारत के लिए खेलता हुआ देखोगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। कर्नाटक के गवर्नर ने खेलो इंडिया को युवाओं के लिए एक सौगात बताया और कहा कि युवाओं को इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोग्राम खेलो इंडिया का हिस्सा है और उन्होंने जो सपना संजोया है उसको साकार करना हमारा अपना कर्तव्य है। विश्व स्तरीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हो भारत का, इस दृष्टिकोण से हमको प्रयास करने की आवश्यकता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने नया इतिहास रचा और अब कोशिश यही होनी चाहिए कि शानदार प्रदर्शन का यह सिलसिला यूं ही आगे भी चलता रहे। The highest number of medals in any Olympics till date we have won in Tokyo, and that is the inspiring spirit and the support of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. The saga should continue, the effort should continue, the achievement should continue. Hence, the University Games are the important integrated part of building Khelo India. 24 अप्रैल से 3 मई तक चलने वाले इन खेलों में करीब 200 विश्वविद्यालयों के लगभग 4000 खिलाड़ी 20 खेलों में प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे। तैराक श्रीहरि नटराज, स्प्रिंटर दुती चंद, निशानेबाज दिव्यांश सिंह पवार और ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में भाग लेने वाले उल्लेखनीय एथलीटों में से एक हैं। KIUG 2021 का आयोजन बेंगलुरु में 5 स्थानों पर होगा। इन खेलों को गो ग्रीन की तर्ज पर आयोजित किया जा रहा है, जहां पर नो वेस्टेज पर खासा ध्यान रखा जाएगा। वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि प्रदूषण कम से कम हो सके। DD स्पोर्ट्स पर इन खेलों का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शानदार रंगारंग आगाज हुआ और सभी के सभी कलाकारों ने न केवल दर्शकों का अपनी ओर ध्यान खींचने में कामयाबी हासिल की, वहीं मलखंभ के खिलाड़ियों ने जिस तरह से अपना डिस्प्ले परफॉर्मेंस दिया, उन्होंने भी सभी की वाहवाही खूब लौटी। और इसी के साथ इन खेलों की शुरुआत हो गई है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि कौन से सितारे यहां से निकल करके आते हैं और भारत का नाम आगे रोशन करते हैं। IPL क्रिकेट टूर्नामेंट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पंजाब किंग्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। CSK के पास प्लेऑफ में पहुंचने का अभी भी मौका है, मगर उससे अपने कई मोर्चों से समय रहने की अगर देखा जाए तो सुधार करने की जरूरत होगी। MS धोनी से सजी चेन्नई सुपर किंग्स ने 7 में से सिर्फ 2 मैचों में ही जीत दर्ज की है, जबकि 4 मुकाबले गंवा दिए। वहीं पंजाब ने 7 में से 3 मैचों में जीत दर्ज की। ऐसे में मुकाबला रोचक होने की उम्मीद है। पंजाब पॉइंट टेबल में 8वें और चेन्नई 9वें स्थान पर है। खिताब बचाने के इरादे से उतरी चेन्नई सुपर किंग्स अभी तक उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। किसी भी विभाग में उसका प्रदर्शन खास नहीं रहा। अभी तक रविंद्र जडेजा टीम की अगुवाई करने में पूरी तरह से नाकाम रहे। पिछले मैच में चेन्नई ने मुंबई इंडियंस पर 3 विकेट से जीत दर्ज की थी, जिसमें MS धोनी ने कमाल किया था। धोनी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आखिर क्यों उनकी गिनती दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फिनिशर्स में होती है। कल रात IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 36 रन से हरा दिया। का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से था, जिसमें मुंबई को 32 रन से शिकस्त झेलनी पड़ी। IPL के इतिहास में यह पहली बार है जब कोई टीम लगातार अपने शुरुआती 8 मैच में हार गई हो। मुंबई इंडियंस के लिए अब प्लेऑफ के रास्ते भी लगभग बंद हो चुके हैं। लखनऊ की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 168 रन का स्कोर खड़ा किया। कप्तान KL राहुल ने शानदार शतक जड़ा। राहुल के इस IPL में ये दूसरा शतक था।
उन्होंने दोनों ही शतक मुंबई के खिलाफ बनाए हैं। जवाब में मुंबई की बैटिंग एक बार फिर लड़खड़ाती नजर आई और पूरी टीम महज 132 रन पर ही ढेर हो गई। आज विश्व मलेरिया दिवस है। आइए जानते हैं मलेरिया से बचने के उपाय। मलेरिया पैरासाइट से होने वाला रोग है जिसका संक्रमण संक्रमित एनाफिलीज मादा मच्छर के काटने से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। संक्रमित मच्छर के काटने के 10 से 15 दिन की अवधि में व्यक्ति में मलेरिया के लक्षण नजर आने लगते हैं। आज विश्व मलेरिया दिवस है। हर वर्ष 25 अप्रैल को ये मनाया जाता है। मलेरिया एक मच्छर जनित रोग है। सिर में दर्द होना, तेज बुखार आना, ठंड लगना, चिल्स का होना और बदन टूटना, और इसके अलावा उल्टी होना, पेट में दर्द होना, क्रैम्प्स होना और वीकनेस, चक्कर आना। गंभीर अवस्था में ये एनकेफेलोपैथी कर सकता है, हीमेचूरिया कर सकता है। पर्टिकुलरली गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चों में इसके गंभीर लक्षण आ सकते हैं और ये ग्रुप ऐसा है जो कि मलेरिया के लिए वल्नरेबल भी है। बच्चों में मलेरिया गंभीर होने पर उसमें कई अन्य लक्षण नजर आ सकते हैं। बच्चे को अत्यधिक एनीमिया हो सकता है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है या फिर सेरेब्रल मलेरिया भी हो सकता है। यदि वयस्कों में मलेरिया बिगड़ जाए तो व्यक्ति की स्थिति गंभीर हो सकती है और उसके अन्य अंग कार्य करना बंद कर सकते हैं। मलेरिया का जांच करने का तरीका बहुत ही आसान है। एक सिंपल पेरिफेरल ब्लड स्मीयर और ब्लड टेस्ट के जरिए हम मलेरिया का मालूम कर सकते हैं कौन से टाइप का मलेरिया है और कौन सी दवा देनी है। ज़रूरी है कि आप इसका जल्द से जल्द डायग्नोसिस करें और ट्रीटमेंट एक डॉक्टर की परामर्श के द्वारा ही लें। ज़रूरी है कि हम सब मिलकर मच्छर पैदा ना होने दें और मच्छर के काटने से बचें, क्योंकि मलेरिया के लिए अभी भी हमारे पास कोई भी कारगर वैक्सीन नहीं है। मलेरिया की जल्द पहचान और सही इलाज आवश्यक है जिससे गंभीरता को बढ़ने से रोका जा सके। मलेरिया से बचाव के लिए जरूरी है कि सावधानी रखी जाए, साथ ही मच्छरों को पनपने से रोका जाए। किरण नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज परियोजना को रद्द करने की मांग को लेकर लगभग 200 आदिवासियों का जत्था 200 किलोमीटर की पदयात्रा कर राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचा। यह पदयात्रा 21 अप्रैल को नेतरहाट टुटू पानी से प्रारंभ हुई है, जिसमें बच्चे, बूढ़े, स्त्री एवं पुरुष सभी शामिल हुए। फील्ड फायरिंग रेंज परियोजना के विरोध कर रहे जनसंघर्ष समिति के केंद्रीय सचिव जेरोम जेरोल्ड कुजूर ने बताया कि इस परियोजना के लिए 3 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, जिससे क्षेत्र के लगभग 3.5 लाख आबादी प्रभावित होगी। 3000 स्क्वायर किलोमीटर हमको जमीन चाहिए नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज। यदि इतनी जमीन अगर सरकार अधिग्रहण करती है तो कम से कम नहीं भी तो 3-3.5 लाख लोग सीधे तौर पर इस परियोजना से विस्थापित हैं। इस पद यात्रा में हर उम्र के लोग शामिल हैं। महिलाओं ने कहा कि हम लोगों के दुख दर्द को राज्यपाल समझे और इस परियोजना को रद्द करे। अपने घर छोड़ के और यहाँ हम टुटुआ पानी से 21 तारीख को पैदल मार्च करते हुए हम अपने दुख दर्द को रोते हुए, सहते हुए हम पैदल चल रहे हैं। इस आंदोलन को कई सामाजिक संगठनों और नेताओं का समर्थन भी मिल रहा है। रांची पहुंचने पर प्रदर्शनकारियों के विधायक विनोद सिंह और सामाजिक कार्यकर्ता दयामणि बारला ने हौसला बढ़ाया। लोगों का, उस एरिया के लोगों की यही मांग है, स्पष्ट मांग है कि सरकार इस सूचना की जो है अवधि विस्तार नहीं करे, वो रद्द करे। तो पूरा जल जंगल जमीन का जो इको सेंसिटिव जोन जिसे सरकार ने भी घोषित किया गया है, तो वहाँ गोलियों की गाछार और दूतों की पदचाप जो है वो बंद हो। फायरिंग रेंज को हमेशा के लिए रद्द किया जाए। अगला अधिसूचना किसी भी हालत में जारी नहीं किया जाए और ये झारखंड सरकार, केंद्र सरकार से मांग करने के लिए पूरे जन आंदोलन का है। इस पद यात्रा के माध्यम से नेतरहाट के पहाड़ों में बसे जनजातीय समुदाय अपने अस्तित्व की रक्षा की मांग कर रहे हैं। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नव पदस्थापित निर्वाची पदाधिकारियों और मास्टर ट्रेनरों को चुनाव का प्रशिक्षण दिया गया।
मौके पर उपस्थित जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी शैलेश कुमार सिंह ने कहा कि विधि सम्मत चुनाव कराने के लिए पूर्ण प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। खूंटी जिले में पंचायत चुनाव को लेकर उपायुक्त ने प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों और कर्मियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सुचारू रूप से निर्वाचन संबंधी कार्यों के संचालन के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए। गोड्डा जिले में मलेरिया के मरीज में काफी गिरावट आई है। यहाँ पिछले कई वर्षों से कोई भी ब्रेन मलेरिया का मरीज भी नहीं मिला है और न ही जिले में इन बीमारियों से एक भी मौत हुई है। जिले सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू टेकरीवाल ने बताया कि आम जन में खासकर ग्रामीणों में मलेरिया को लेकर जागरूकता फैली है। केंद्रीय बजट में घोषित एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची रेल मंडल के अंतर्गत रांची स्टेशन पर स्थानीय उत्पाद की बिक्री के लिए एग्रीकल्चर कंसल्टेंसी एंड रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट द्वारा हस्तशिल्प कला की प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र का शुभारंभ किया गया। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के अंतर्गत रांची रेलवे स्टेशन पर यह दूसरा अस्थायी स्टॉल है। गिरिडीह जिले में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। धनबाद जिले में एक आपराधिक मामले में रिश्वत मांगने वाले जांच पदाधिकारी को छापेमारी से पूर्व ही सूचना देकर उसे सावधान करने वाले इंस्पेक्टर नवीन प्रसाद को निलंबित कर दिया गया है। नवीन प्रसाद के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। राजधानी रांची के चान्हो थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप की घटना हुई है। घटना की सूचना के 1 घंटे के अंदर ही थाना प्रभारी विवेकानंद दुबे ने सभी 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। साहिबगंज जिले में देह व्यापार के आरोप में साहिबगंज मंडल कारा में बंद एक महिला की मौत हो गई। वह मिर्जा चौकी इलाके की रहने वाली थी। मामले की जानकारी पर परिजनों और बंदियों ने हंगामा किया। नालसा और झालसा के निर्देश पर 14 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से तैयारी की जा रही है। लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कृषि के साथ पशुपालन को अपनाकर दोहरा लाभ कमा रहे हैं। इनमें से मुर्गी पालन काफी फायदेमंद व्यवसाय साबित हो रहा है। रांची के अनगढ़ा की रूबी देवी बीते 6 माह से मुर्गी पालन कर रही हैं। प्राकृतिक वातावरण में पल रही इन मुर्गियों में लगातार इजाफा हो रहा है। यह व्यवसाय उनके लिए उस एटीएम के समान है जहां से वह आड़े वक्त में कभी भी पैसे निकाल सकती हैं। एक मुर्गी बेची और कोई जरूरी काम निपटा लिया। पूंजी नहीं था तो जैसल की तरफ से भैया आए और बोला मुर्गी सेट करने के है, तो हम लोग मदद करते हैं। सेट बनाने के लिए भी देते हैं, चूजा भी देते हैं। तो हम लोग सोचे कि नहीं अच्छा है, बनाएंगे। तकनीकी प्रशिक्षण से लेकर शुरुआती पूंजी की व्यवस्था में झारखंड लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने इनकी भरपूर मदद की। JSLPS ने मुर्गियों के लिए शेड निर्माण से लेकर चूजों की खरीद के लिए राशि मुहैया कराई। बनाने के लिए भी दिया, चूजा भी दिया और दाना भी दिया। दाना पिलाने के लिए भी वो सब मिला, खाना खाने का सामान सब भी मिला। मुर्गी पालन शुरू करने के बाद घर के पुरुषों को अब मजदूरी के लिए बाहर जाना नहीं पड़ता। खेती बाड़ी के बाद जो वक्त मिलता है उसे वे इन मुर्गियों की देखभाल में लगाते हैं और ऐसे से बढ़ाएंगे, आगे बड़ा करने के लिए सोच रहे थे। कृषि के साथ साथ पशुपालन को अपनाकर ग्रामीण खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं की मदद से इनकी तरक्की में पूंजी की समस्या भी आड़े नहीं आ रही। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7वें रायसीना डायलॉग का करेंगे उद्घाटन। यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन होंगी मुख्य अतिथि। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य में स्कूल संचालन को लेकर नई गाइडलाइन जारी। बच्चों और शिक्षकों के लिए मास्क अनिवार्य। राज्य में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना जारी। पहले चरण के लिए 39,000 से अधिक उम्मीदवारों ने किया नामांकन।